आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला टॉपिक का नाम है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग फ्रांस में एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि वहाँ का आम जिंदगी किस प्रकार से चलता था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसरशिप वॉज एबॉलिश्ड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द बेस्टाइल इन 1789। देखिए 1789 में बेस्टाइल क्या था? एक जेल का नाम था, याद कीजिए। तो फ्रांस के लोगों ने जब बेस्टाइल पे हमला किया, पूरी तरीके से उसके अंदर जो भी अच्छे अच्छे पत्थर, स्टोन, बंदूक, गोला बारूद जो भी था उस जेल में रखा हुआ, और आपको मालूम है 7 प्रिजनर थे उसके अंदर, उसको रिलीज कर दिया गया था। फ्रांस में ना सेंसरशिप चलता था। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है समझिए। सेंसरशिप का मतलब होता है कि टीवी पे, न्यूज़पेपर में, रेडियो में वही चीज़ चलेगा या फिर वही चीज़ छापा जाएगा जो कि राजा चाहेगा। और अभी फ़िलहाल वहाँ पे किसका रूल था? लुई 16 का रूल था, और उसके पूरे फैमिली का रूल चलता आ रहा था। तो वहाँ पे पूरी तरीके से सेंसरशिप लगा हुआ था। जो भी चीज़ छापना होता था ना, तो पहले जाके राजा से परमिशन लेना पड़ता था कि राजा साहब आज हम ये छाप रहे हैं, देख लीजिए आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। और ये सेंसरशिप क्यों लगाया जाता था मालूम है? ताकि प्रिंटिंग प्रेस वाले, मीडिया वाले, टीवी वाले, रेडियो वाले, न्यूज़पेपर वाले राजा के बारे में कुछ गलत ना छापें। बात समझ में आ रही है? तो ये सेंसरशिप वहाँ पे लगाया जाता था, लेकिन इस सेंसरशिप को जो है 1789 में ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। कहा कि नहीं, अब पूरी तरीके से मीडिया जो है फ्री है, जो इंसिडेंट घट रहा है वो पूरी तरीके से वो छापेगा, उसके पास ये पूरा अधिकार है। क्या हमारे इंडिया में सेंसरशिप है? नहीं, हमारे इंडिया में सेंसरशिप नहीं है। और इसीलिए हाँ, और यही कारण है कि जो भी घटना घटता है पूरे भारत में वो अगले दिन आपको न्यूज़पेपर में दिख जाता है, टीवी में दिख जाता है, रेडियो में आप सुन लेते हैं, है ना। तो वहाँ पे सेंसरशिप लगा हुआ था जिसको कि ख़त्म कर दिया गया बाद में। उसके बाद इन दी ओल्ड रिजिम, अच्छा ओल्ड रिजिम यहाँ पे फिर से वर्ड आ गया, याद कीजिए। ओल्ड रिजिम का मतलब, ओल्ड रिजिम का मतलब वो समय जिस समय लुई 16 राजा नहीं बना था, उसके पहले के समय के बारे में बात हो रहा है। तो इन दी ओल्ड रिजिम ऑल रिटन मटेरियल्स like books, newspapers, plays could be performed only after they had been approved by the censors of the king। तो ओल्ड रिजिम में जब लुई 16 राजा नहीं बना था उसके पहले तक जो भी किताब में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में चलता था, उसको चलाने के लिए पहले जो है ना, न्यूज़ को चलाने के लिए बेसिकली राजा से परमिशन लेना पड़ता था कि राजा साहब हम आज शाम के प्रोग्राम में हम ये चला रहे हैं, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? वो यदि परमिशन देता था तो वो चलता था, और यदि वो परमिशन नहीं देता था तो न्यूज़पेपर पे वो चीज़ नहीं छपता था या फिर टीवी पे नहीं चलता था। ठीक है, ये उस समय पे चलता था। लेकिन आगे फिर क्या हुआ देखिए। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, धीरे धीरे क्या होने लगा था, हमारे फ्रांस में रेवोल्यूशन बढ़ रहा था, और आपको मालूम है कि थर्ड स्टेट के लोगों ने एक नया संविधान भी बनाया था, और उस नए संविधान में लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, राइट टू लाइफ, ये सारे का सारा अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके से जो ये सारा राइट दिया गया था नया संविधान के द्वारा, नया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वहाँ पे राइट एक तरीके से वो कह सकते हैं ना कि नेचुरल राइट कह दिया कि ये सारा का सारा अधिकार जो है ना आदमी का है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। यानी कि अब जो है लोगों को छापने के लिए राजा से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वो चीज़ छापिए जो कि फ्रांस में एक्चुअली में घटना घट रहा है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसके बाद फिर न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड बोथ फ्रेंच टाउन्स एंड कंट्री साइड। और जैसे ही सेंसरशिप हटा वैसे ही अलग अलग प्रकार का बुक, न्यूज़पेपर, अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम, पैम्पलेट, ये सब छपना शुरू हो गया। क्या पहले ये चीज़ छपता था? नहीं, राजा के डर से नहीं छपता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे इंडिया में एक राजा है जो कि रूल कर रहा है, और हमारे माइंड में ना उसके खिलाफ कुछ क्रिटिसाइज करना है, यानी कि उसका आलोचना हमको करना है। लेकिन क्या फ्रांस में हम कर पाते हैं? उस समय पे नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही वो हटा वैसे वो आलोचना करना शुरू कर दिया, यानी कि अपना अपना किताब हर आदमी लिखना शुरू कर दिया और उसको मार्केट में पब्लिश भी करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही सेंसरशिप हटा वैसे ही लोग अपने अपने विचार जो है फ्रांस के बारे में, फ्रांस के राजाओं के बारे में लिखना शुरू कर दिए। कोई डाउट नहीं, ताकि लोगों को भी ये पता चले कि आखिर राजा किस प्रकार से रूल करता है। ठीक है, उसके बाद सॉन्ग्स, प्लेज एंड फेस्टिव प्रोसेसन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब जैसे सेंसरशिप हटा वैसे ही पूरी तरीके से गाना गाने का परमिशन,
कोई नाटक करने का परमिशन, कोई फेस्टिवल मनाने का परमिशन किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपको जो मन में आ रहा है आप करिए। लेकिन क्या पहले जब सेंसरशिप लगा हुआ था तो क्या उस समय पे ये लोग कर पाते थे? नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर चीज़ करने के लिए पहले राजा से पूछना पड़ता था। लेकिन जैसे सेंसरशिप हटा, किसी से नहीं पूछना है। ठीक है, आगे तो ये सारा चीज़ जो है वहाँ पे आप धीरे धीरे परफॉर्म करने लगे सारे लोग मिलके, और लोगों का अट्रैक्शन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्ट पेज नंबर में आपका ना कंक्लूजन दिया गया है, और उस कंक्लूजन में बात किया गया है बेसिकली नेपोलियन के बारे में। और याद कीजिए पिछले 2-3 क्लास को उसमें हमारा जो है ना नेपोलियन एंट्री मार चुका था, है ना। याद कीजिए नेपोलियन किस प्रकार से फ्रांस में आया था, याद दिलाते हैं आपको। नेपोलियन फ्रांस में तब आया जब वहाँ पे सिस्टम किसके हाथ में था? थर्ड स्टेट के वेल्दी लोगों के हाथ में था। और उन लोगों ने क्या सिस्टम निकाला था भाई? उन लोगों ने सिस्टम ये निकाला था कि लोग ही चुनेंगे, इलेक्शन जो होगा वो लोग ही चुनेंगे, लेकिन अब लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 हो जाएंगे, और वो दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल मिल के क्या करेगा? डायरेक्टरी को चुनेगा। और डायरेक्टरी में कितने लोग होते थे? 5 मेंबर, 5 मेंबर इधर से और 5 मेंबर उधर से, तो टोटल डायरेक्टरी कितने हो गए? 10 हो गए। और क्या डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में कभी भी रिश्ता अच्छी तरीके से बन पाता था? नहीं बन पाता था। दोनों के बीच में कभी ना कभी झगड़ा उगड़ा होता रहता था। इसी मौका का फ़ायदा उठा लिया किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन को लगा कि भाई ये लोग तो अपने में लड़ ले रहा है, तो इससे फ्रांस क्या चलेगा, तो चलो अब फ्रांस को चलाएंगे हम। तो अब नेपोलियन आता है, धीरे धीरे एंट्री करता है फ्रांस में। अब देखिए नेपोलियन क्या करता है। द राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर नेपोलियन ने फ्रांस में क्या किया, है ना, और वो किस प्रकार से हार भी गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउडेड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का एम्पायर घोषित कर देता है, यानी कि अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर देता है अपने आप, किसी से परमिशन उन्होंने नहीं लिया। He conquers neighboring European countries and where he placed members of his family। और ये इतना बड़ा राजा था कि ये यूरोप के अलग अलग कंट्री पे इनका कब्जा था, यानी कि ये अकेला फ्रांस ऐसा नहीं था जिस पे इनका कब्जा था, बाकी अलग अलग इसका जो पड़ोसी देश था फ्रांस का, उस पर भी इनका कब्जा था। बहुत बड़ा ये शासक था, बहुत बड़ा शासक था। और जहाँ जहाँ इन्होंने जीता था वहाँ वहाँ ये जो है ना अपने फैमिली को पोस्ट दे दिया था कि तुम इस कंट्री को संभालो। हाँ, ये जीतता था और जीतने के बाद दे देता था अपने फैमिली मेंबर को कि तुम इसको संभालो। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन सॉ हिमसेल्फ एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन ना अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइजर समझता था। मॉडर्नाइजर का मतलब यहाँ पे है, ये अपने आप को ये समझता था कि यूरोप को यदि कोई सुधार सकता है, यूरोप को यदि कोई मॉडर्न की ओर लेके जा सकता है, तो वो हम हैं, बाकी कोई नहीं लेके जा सकता है, कोई भलाई नहीं कर सकता है, कोई भी यूरोप को मॉडर्नाइज नहीं कर सकता है। बल्कि नेपोलियन खुद अपने आप को ये समझता था कि मेरे ही द्वारा यूरोप का मॉडर्नाइजेशन होगा, यानी कि यूरोप एक अच्छी तरीके से एक अच्छे रास्ते पे चलेगा तो वो मेरे वजह से ही चल पाएगा, बाकी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system। अब जरा देखिए ध्यान से, जैसे नेपोलियन ना फ्रांस में आया, उन्होंने अपने आप को वहाँ का राजा घोषित किया, तो लोगों को लगा ना कि हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगा, और लोगों का दिल जीतने के लिए वाकई में इन्होंने शुरुआती दौर में अच्छे काम किए थे ताकि लोगों का दिल जीत सके, लोग इससे डरे, लोग इसका रेस्पेक्ट करें और लोग इसको माने कि हाँ ये वाकई में हमारा राजा ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं फिर। तो इन्होंने जब फ्रांस में शुरुआती दौर में आया ना, तो फ्रांस में इन्होंने सबसे पहले आते ही 2-3 प्रकार का लॉ चालू कर दिया, नियम लगा दिया। पहले क्या नियम लगाया इन्होंने? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि जब लुइस 16 का शासन चलता था, उस समय पे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई प्रोटेक्शन नहीं था। जैसे मान लीजिए यदि हम अपने पैसे से कहीं पे ज़मीन खरीदे हैं और राजा का मन कर गया कि ये ज़मीन हम ले लें, तो वो ले लेता था, हमसे पूछता भी नहीं था, वो ले लेता था। और ये चीज़ इस चीज़ से कहीं ना कहीं फ्रांस के लोग परेशान थे। अब ऑब्वियस ये बात है भाई, यदि हम अपने खून मेहनत पसीने की कमाई से यदि कोई ज़मीन खरीदे हैं तो राजा उसको कैसे ले लेगा जबरन? वो मेरा है, मेरा अधिकार होना चाहिए उस पर। तो ये सिस्टम वहाँ पे ख़राब था। नेपोलियन ने कहा कि नहीं, ये सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब है, इसको बंद कर दो।
मतलब कि अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आपका है वो आप ही का रहेगा, वो कोई दूसरा कोई आदमी नहीं ले पाएगा। तो लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो लुईस 16 से अच्छा काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो लोगों को जो है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन दे दिया और कहा कि भाई यदि आपका वो ज़मीन है तो वो आप ही का रहेगा, आपसे कोई ज़मीन दूसरा ले नहीं सकता है। ठीक है, पहला इन्होंने ये किया। और दूसरा इन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ला दिया। मतलब यहाँ पे हो गया कि फ्रांस में ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कपड़े नापे जाते थे, वजन नापे जाते थे। ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ वहाँ पे था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पूरे भारत में कौन सा सिस्टम चलता है? केजी वाला। जो 1 केजी चीनी पटना में होगा वही 1 केजी चीनी दिल्ली में भी होगा, कर्नाटका में भी होगा, बंगाल में भी होगा। लेकिन फ्रांस एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे कि जगह जगह पर ना वेट और मेजरमेंट का सिस्टम बदल जाता था। यानी कि जैसे यदि आप मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि जो हमारा इंडिया है वो फ्रांस है, कुछ देर के लिए मान लीजिए, बिहार में मेजरमेंट का सिस्टम कुछ और है, यूपी में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है। इस प्रकार का वहाँ पे सिस्टम था। तो बताइए क्या लोगों को तकलीफ होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि जो चीज़ हम बिहार में 1 केजी खरीदे हैं वो केजी हमारा दिल्ली में मात्र 200 ग्राम बन जाए, है ना। तो फ्रांस में उस समय पे वेट और मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो बड़ा ही उल्टा चलता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है वेट और मेजरमेंट का सिस्टम एक रहेगा, पूरे के पूरे फ्रांस में एक ही सिस्टम रहेगा, प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब यहाँ पे है कि वहाँ पे डेसिमल में कोई चीज़ नहीं नापा जाता था। जैसे हम लोग देखते हैं ना 2 किलो 500 ग्राम या फिर 4 किलो 800 ग्राम, 800 ग्राम वाला सिस्टम वहाँ पे नहीं था। तो कहा कि नहीं, अब यहाँ पे जो है ना डेसिमल वाला भी सिस्टम लाओ, ताकि लोगों को जितना ज़रूरत पड़े उतना वो खरीद सके या फिर उतना बेच सके। कोई डाउट नहीं इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन पहले ना फ्रांस में डायरेक्टली सिंपली केजी में होता था, 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी, 40 केजी, इस प्रकार से। लेकिन अब जो है डेसिमल वाला भी सिस्टम वहाँ पे आ चुका था, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि मान लीजिए किसी को 1 केजी 500 ग्राम ही कुछ खरीदना है तो वो उतना ही खरीदेगा ना। तो उस वहाँ पे डेसिमल सिस्टम भी लाया गया, लॉन्च किया गया। उसके बाद इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। और शुरुआती दौर में ये जो लगातार अच्छे अच्छे काम कर रहे थे नेपोलियन, इसको देख के लोगों को लगा कि ये हमारा क्या है, लिबरेटर है। लिबरेटर मतलब ये हो गया कि ये ऐसा आदमी है जो कि हमारे आज़ादी को बरकरार रखेगा, हमको गुलाम नहीं बनाएगा। ये किसका मानना था? वहाँ के लोगों का मानना था। लेकिन नेपोलियन क्या कभी ऐसा चाहता था? नहीं, नेपोलियन तो एक राजा था, वो एक डिक्टेटर था, और वो बाद में जाके अपना रंग रूप जो है दिखाई देता है, अपना लक्षण दिखाई देता है। पहले शुरुआती दौर में ये पूरी तरीके से फ्रांस के लोगों का दिल जीतना चाहा और दिल जीत भी लिया, लोगों ने इसको अपना मसीहा समझ लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ देखिए, बट सुन द नेपोलियनिक आर्मीज कैम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन बाद में जो है नेपोलियन का जो आर्मी था वो धीरे धीरे लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अचानक नहीं, कुछ सालों के बाद धीरे धीरे आर्मी अपना टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तो अब लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये तो पूरी तरीके से लुईस 16 से भी खराब है। पहले हमको जो है ना हमारा दिल जीत लिया, हमारा विश्वास जीत लिया, हमको रूल करने का परमिशन दे दिया, और बाद में जो है हम ही लोगों को ये परेशान कर रहा है। उसके बाद ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू 1815। और इस चीज़ के कारण नेपोलियन को हराने के लिए 3-4 कंट्री के लोग मिले हुए थे। सोचो, इतना पावरफुल आदमी ये था। 3-4 कंट्री का राजा जो है इसके पीछे पागल हो गया था इसको हराने के लिए, और वाटरलू में जाके इनको पूरी तरीके से हरा दिया गया। वाटरलू के युद्ध में इनको हरा दिया गया 1815 में। लेकिन इतना पावरफुल था कि इनको हराने के लिए 2-3 कंट्री शामिल होना पड़ा। ठीक है, तो ये था नेपोलियन के बारे में, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये तो हो गया नेपोलियन के बारे में, और यहाँ पे ना हम थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं इस चैप्टर को लेकर। एक्स्ट्रा जानकारी इस चैप्टर में ये है कि फ्रांस, अच्छा यहाँ पे समझिए ध्यान से, लुईस 16 जब मरा, जब उनको फांसी पे लटकाया गया, उनके बाद पावर किसके हाथ में आया? उसके बाद पावर आया थर्ड स्टेट के जो वो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे उनके हाथ में आया। उनके हाथ से जब पावर गया तो फिर मिडिल क्लास यानी कि थर्ड स्टेट के जो बड़े बड़े धनी लोग थे उनके हाथ में पावर आया। उनके हाथ में जब पावर आया और डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में जब नोक झोंक बनने लगा, उसी का फ़ायदा उठा के फ्रांस में कौन आ गया? नेपोलियन आ गया। और नेपोलियन भी क्या डेमोक्रेसी चाहता था? नहीं, वो तो रूल करना चाहता था। लेकिन जब 1815 में नेपोलियन पूरी तरीके से वाटरलू में हारा, उसके बाद ही
फ्रांस में प्योर डेमोक्रेसी आता है, प्योर डेमोक्रेसी। नेपोलियन के जाने के बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी आता है 1815 के बाद, कोई डाउट नहीं। लेकिन फ्रांस में ये सारा जो इंसिडेंट हुआ ये पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को हिला के इसलिए रख दिया क्योंकि फ्रांस एकमात्र ऐसा कंट्री बना, पहली दुनिया में पहला ऐसा कंट्री फ्रांस बना जिन्होंने डेमोक्रेसी सबसे पहले हासिल किया, ठीक है। और इसी से इंस्पिरेशन हमारे इंडिया को भी मिला था। हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, हम लोगों ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लिया और हम लोगों ने सोचा कि हमको भी यहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित करना है। तो हम भारत के लोगों ने क्या लेसन लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्या हम लोगों को सीख मिला, उसके बारे में भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का यदि फ्रेंच रेवोल्यूशन में यदि दो चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया जाए तो आप क्या बताएंगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपने क्या सीखा? पहला तो लिबर्टी, आज़ादी, और दूसरा है डेमोक्रेटिक राइट। लिबर्टी का मतलब यहाँ पे है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप ये सीखे हैं कि लोगों को सबसे प्यारा अपना लिबर्टी था, अपना आज़ादी था, वो किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते थे। और दूसरी बात, वो लोग डेमोक्रेटिक राइट चाहते थे, सिंपल वे में ये वो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, मतलब कि ऐसा रूल आए जो कि हमारे द्वारा लीडर चुना जाए, है ना। ये दो चीज़ जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के सामने आता है। आगे, दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और ये जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट का जो आइडिया था ये फ्रांस से धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला, पूरे यूरोप के बाद फिर एशिया में फैला, एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, धीरे धीरे सभी जगह पे धीरे धीरे फैलने लगा। और हर एक कंट्री ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरणा लिया कि हम लोग भी अपने यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम लाएंगे। और उसी समय से अलग अलग कंट्री से राजा महाराजा वाला सिस्टम जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा और वहाँ पे डेमोक्रेसी आने लगा। उसके बाद, इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन द फेडरल सिस्टम्स वेयर एबोलिश्ड इन यूरोप। और यूरोप का तो एक छोटा सा कंट्री है ना फ्रांस, तो वहाँ पे जैसे फेडरल सिस्टम खत्म किया गया, फेडरल सिस्टम मतलब राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, इस प्रकार के सिस्टम को पूरे यूरोप में जो है ख़त्म कर दिया गया। और उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला था, ठीक है। उसके बाद, नाउ कॉलोनाइज्ड पीपल वांटेड टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। और जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था, यहाँ पे कॉलोनाइज्ड पीपल क्यों कहा गया मालूम है? कॉलोनाइज्ड पीपल इसलिए कहा गया है कि आपको मालूम है पहले ब्रिटिशर्स कॉलोनी बना बना के रूल करता था, है ना। तो जहाँ जहाँ पे कि ब्रिटिशर्स का कब्जा था, जहाँ जहाँ पे राजा महाराजा वाला सिस्टम था, वहाँ पे धीरे धीरे सॉवरेन नेशन स्टेट का डिमांड उठने लगा। सॉवरेन नेशन स्टेट का मतलब होता है वैसा देश जहाँ पे कि हर आदमी को हर अधिकार हो, है ना, हमारे द्वारा लीडर चुना जाए। लेकिन ये सारा का सारा इंस्पिरेशन मिला कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला, ठीक है। आगे, इन इंडिया टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन, यहाँ पे राम मोहन रॉय है बेसिकली, आप इसका पूरा नाम राजा राम मोहन रॉय लिख सकते हैं, ठीक है। आर टू एग्जाम्पल्स हु वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंडिया में यदि हम लोग बात करें तो इंडिया में दो इंसान हुए, टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय। इन दोनों आदमी ने पूरी तरीके से इतना ये दोनों इंस्पायर हो चुके थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से कि इन्होंने सोच लिया था कि भारत में भी हम अंग्रेज वाला सिस्टम हटा के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम हटा के यहाँ पे भी डेमोक्रेसी लाएंगे। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में वैसे कौन से दो इंसान थे, पहले दो इंसान जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखा और इंडिया में उस चीज़ को लागू करने के बारे में सोचा। तो पहला थे हमारे टीपू सुल्तान और दूसरे थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए, तो वहाँ से हम लोगों को इंस्पिरेशन मिला और कहीं ना कहीं उसी के कारण हम लोग आज भारत जो है आज़ाद देश है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से दी एंड होता है। कोई डाउट इस चैप्टर में? बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, थोड़ा कहानी के जैसा था, है ना। तो यदि आप हर एक चीज़ों को कनेक्ट करते जाएंगे ना तो आपको ये चैप्टर हर एक समझ में आ जाएगा। आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक पे कहीं पर भी आपको किसी भी वीडियो लेक्चर में कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। हाँ, एक चीज़ और कि आप इसका वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स आपके एनसीईआरटी बुक से ही बनाया गया है।
मिलते हैं अगले वाले क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।